पता चले कि आप brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। 4 जून के बाद इस देश की राजनीति में वो बदलाव आया है, एक मोमेंटम आ गया है। कई सालों पहले एल.के. अडवाणी ने मुझे लगता है 1989 में कहा था, द विनर हैज कम सेकेंड। 10 साल के बाद पहली बार हुआ होगा जब सत्ता पक्ष में किसी ने संरक्षण मांगा होगा चेयर से, वरना विपक्ष ही त्राहिमाम करता रहता था। प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने भी अपने भाषण में एक बात तय कर ली है कि अगर आप मुझे टारगेट करोगे तो मैं भी आपको उसी तरह से जवाब दूंगा। आई विल ऑल्सो पर्सनलाइज द कॉन्फ्लिक्ट। जब बालक बुद्धि जब शब्द किया जाता है या बार बार, वो एक तरह से ये दिखाना चाहते हैं यू आर नॉट माई इक्वल। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था। नहीं देखा गया कि राहुल गांधी बोल रहे हों और कहीं एक सेंस ऑफ झुंझलाहट से नरेंद्र मोदी 2 बार राहुल गांधी की स्पीच के दौरान उठे। एक मंत्रियों की फौज लिटनी खड़ी की गई रिस्पॉन्ड करने के लिए और हैकल करने के लिए राहुल गांधी को। जो पप्पू की व्याख्या राहुल गांधी इस इलेक्शन में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अपने पीछे छोड़ चुके हैं, उसको फिर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा उनके भाषण में। वंशवाद, परजीवी, ये जो तमाम मुद्दे उठाए गए, उसके उलट जो सड़क के मुद्दे हैं, जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, नीट का मुद्दा है, भर्तियों का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, सोशल मीडिया में या लोगों की बातचीत में उसका ज्यादा रेजोनेंस दिखा। जो राहुल गांधी ने संसद में कहा, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि इस बार आप गुजरात भी आने वाले हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि इन्होंने पहले ही वहां की तैयारी शुरू कर दी थी। पूछा कि आपने नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं कन्वीनर बना दिया कि वो वापस पलट करके चले गए, तो कहते साहब हमको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्वीनर बना दिया जाए, उसके बाद पूरा इंडिया अलायंस लेकर के एनडीए चले जाए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है। नाम है नेता नगरी। हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों पर विस्तार से बात होती है। इस हफ्ते देश की संसद चल रही थी। इसका चलना अपने आप में एक मुकम्मल खबर होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, नई सरकार के शुरुआती फैसले और उससे भी महत्वपूर्ण विपक्ष के तेवर, इन सब से बनी कई सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने लोकसभा और राज्यसभा में भाषण सुना। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, उनका भाषण सुना। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं को सुना। नियम पुस्तिकाएं लहराई गईं और एक दूसरे को चुनौतियां भी दी गईं। जनादेश की अपने अपने कई व्याख्याएं भी हुई। इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इसके अलावा अपने अपने घर, दफ्तर या अपनी सहूलियत की जगहों से हमारे साथ जुड़ रही द हिंदू की निष्ठला हैबर। निष्ठला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोकमत समाचार समूह से जुड़े हुए आदेश रावल जी, आदेश जी आपका भी स्वागत है। और जिस न्यूज में डायरेक्टर राहुल श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं निष्ठला हैबर का, ये जानने के लिए कि ये परजीवी वाला जो जाइब था प्रधानमंत्री के भाषण में, इसके मायने क्या हैं, और जब हम ये जानते हैं कि सरकार की सेहत अब इस बात से तय होगी कि अगले 1.5-2 साल में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं वहां भाजपा कैसी परफॉर्मेंस देती है, तो महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बीजेपी क्या कोर्स करेक्शन करती दिख रही है। निश्चला, देखिए, परजीवी के साथ साथ एक बालक बुद्धि भी कहा गया था। कई लोगों ने उसका अंग्रेजी में तर्जमा इम्बेसिल निकाला था। वो इम्बेसिल नहीं है, वो इन्फेंटलिज्म है। तो वो जो पप्पू की व्याख्या राहुल गांधी इस इलेक्शन में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली अपने पीछे छोड़ चुके हैं, उसको फिर एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा उनके भाषण में। प्रधानमंत्री और जो जिस तरीके से उन्होंने अपॉइंटमेंट्स किए हैं अपने मंत्रियों के, अपने प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में, पीएमओ के ऑफिशियल्स में बहुत कंटिन्यूटी, और लोकसभा स्पीकर में भी कंटिन्यूटी दिखाने की कोशिश की है। वो ये बताने की कोशिश की है कि ये मोदी 2.1 है, मोदी 3.0 नहीं है, कोई नया कुछ नहीं है। जैसे वो 300 पे थे, वो अभी भी 240 पे हैं, लेकिन ये एक प्रोजेक्शन है। बहुत सारी चीजें ऐसी इस तरीके से नहीं हो रही। पहली बात तो आप इस इलेक्शन के इस पार्लियामेंट सेशन से भी पहले अगर आप जाएंगे तो जून 10 को मोहन भागवत जी का जो एक संबोधन था, उसी से मैं ये कहूंगी कि बातें शुरू हुई कि ये
मोदी 3.0 ही होना चाहिए, 2.1 नहीं होना चाहिए। 240 है। जिस तरीके से उन्होंने चीजों को रखा मणिपुर के बारे में और पर्सनालिटी कल्ट के बारे में, तो ये बहुत साफ लग रहा था कि पार्टी का जो कंट्रोल पूरी तरह से गवर्नमेंट की जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, बीजेपी की रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उस पर संघ को थोड़ी अब वो रास्ता निकालना चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा कंट्रोल वो भी असर्ट करेंगे। इस गवर्नमेंट में ऑपोजिशन अभी काफी अच्छे मुद्दे जो हैं वो उठा रही है। नीट का मुद्दा उठा रही है और अग्निवीर का भी उन्होंने उठाया। तो लेकिन जो पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है इस गवर्नमेंट की, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए ये आने वाले विधानसभा चुनाव ही होंगे, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा, और आगे जम्मू एंड कश्मीर में भी है, बट नॉट सो मच दैट। महाराष्ट्र इज द रियली बिग वन एंड हरियाणा, और उसको लेके बहुत जद्दोजहद चल रही है। उसके बीच में ये आरएसएस ने ये एक फंदा डाला है कि भाई हमसे पूछ के भी थोड़ा कुछ जो पार्टी अध्यक्ष है उसका चयन होना चाहिए। मैं एक एनेक्डोट आपको बताऊंगी। ये तो जब मैं कवरेज कर रही थी तब मैं इकोनॉमिक टाइम्स में थी, और 2014 के इलेक्शंस का आखिरी दिन था वोटिंग का, मई में था, May 12th आई थिंक, आई कुड बी रॉन्ग, बट उसमें ये प्रधानमंत्री जी मिले थे मोहन भागवत जी से, और कुछ मिठाई भी उनको परोसी गई थी कि भाई चुनाव तो अच्छा गया और लग रहा है कि पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार आएगी। तो तभी बातचीत हुई इन दोनों में, और ये कहा गया कि भाई अब तो नया पार्टी अध्यक्ष बनेगा और गडकरी जी भी गवर्नमेंट में आएंगे, पार्टी अध्यक्ष के लिए उसमें नहीं है वो। आपको याद होगा कि उसी टाइम पे 2012-13 के करीब गडकरी जी को सेकंड टर्म मिलने वाला था, वो आरएसएस बैक्ड कैंडिडेट माने जाते थे, फिर वो पूर्ति वाला पूरा स्कैम हुआ और राजनाथ जी को एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट की तरह पार्टी अध्यक्ष बनाया गया, जिनके अगुवाई में ये इलेक्शन लड़ा गया था 2014 में। तो इन दोनों लोगों को मोदी जी ने कहा कि ये तो मेरी गवर्नमेंट में आएंगे, और इशारों में ये भी कहा कि भाई जिनको हम चाहते हैं वो बने पार्टी अध्यक्ष, और बने भी अमित शाह। और उसके बाद जब जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो कृष्ण गोपाल जी को अपॉइंट किया गया, आरएसएस जो समन्वय वाला जो एक पोजीशन होता है, तो उसको भी प्रधानमंत्री से बातचीत करके ही, प्रधानमंत्री कार्यालय भी ये लोग गए, उनके मकान घर पे गए थे, ऑफिशियल रेजिडेंस पे गए थे बातचीत करते एक सवा महीने पहले, और उसके बाद ये अनाउंसमेंट की गई थी। तो एक सामंजस्य वगैरह सब बिठाया गया था विद द अंडरस्टैंडिंग कि जिन्होंने पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सक्सेस का चेहरा है मोदी जी, उनके लिए थोड़ा डिफरेंस होगा। जब 300 सीटें आई तो वो डिफरेंस का सिचुएशन थोड़ा और गंभीर होता गया। 240 में अब सब फील कर रहे हैं कि हम थोड़ा अब असर्ट कर सकते हैं। और महाराष्ट्र में स्पेशली जिस तरीके से पार्टियों को जोड़ तोड़ा गया था, एंड अजीत पवार को स्पेशली जब जिस तरीके से महायुति में शामिल किया गया था, और आरएसएस की जो काडर थी जो बिल्कुल नहीं निकली उनके प्रचार के लिए, ये सारी चीजें को अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सिचुएशन है नहीं। और महाराष्ट्र में स्पेशली जो बीजेपी की एक वोट बैंक रही है 1980 के दशक से आगे बढ़ते हुए, वो रही है माधव कॉम्बिनेशन, माली, धंगर और वंजारी, और ये 3 ओबीसी कम्युनिटीज हैं। और एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरीके से मराठा रिजर्वेशन और जरांगे पाटिल के साथ बातचीत करके उसको हैंडल करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों ही नोबल मराठा कैटेगरी के नहीं है, तो उसको एक कॉमन ग्राउंड लेके उनको थोड़ा सा अपीस करने की कोशिश की। बीड वगैरह में काफी वायलेंस भी हुई उस मूवमेंट को लेके। तो ओबीसी भी काफी खार खाए हुए बैठे हैं बीजेपी को लेके। पंकजा मुंडे हार गई वो सीट, बीड की सीट। राव साहेब दानवे बगल का जालना हार गए। अभी अगर आप देखें जो इलेक्शन के बाद मूव किया है बीजेपी ने, पंकजा मुंडे को एमएलसी का कैंडिडेट बनाया है, और ये रेखा खडसे जो एकनाथ खडसे जी थे जिनको हटाया गया था, देवेंद्र फडणवीस जी ने जिनको साइडलाइन किया गया था, उनकी बेटी हैं, उनको एमओएस यहाँ अपॉइंट किया गया है। विनोद तावड़े जी तो खैर काफी प्रोमिनेंस में आ गए हैं। दिल्ली आने के बाद वो भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको देवेंद्र फडणवीस जी ने अलग कर दिया था। तो
महाराष्ट्र को लेके बीजेपी जो है ये एक मैसेज जरूर देने की कोशिश कर रही है कि पुराना वोट बैंक और पुराने पूरी जो इनकी लीडरशिप है उसको यूनाइट करने की बारी आ गई है। आई डोंट नो कि 2 महीने में ये लोग कितना कर पाएंगे, बट कोशिश तो यही लगी हुई। शुक्रिया निश्चला। अब रुक करते हैं राजदीप सरदेसाई जी का। इस संसद सत्र में, क्योंकि आप पत्रकार के साथ साथ ऑथर भी हैं, और ऑथर पत्रकार को इस बात की ताकीद करता है कि हर वक्त अपने लिए, भविष्य के लिए, थ्योरीज के लिए कच्चा माल जुटाते रहो। एनेक्डोटल ढंग से बात करें, कौन सा भाषण, कौन सा हिस्सा, कौन सा प्रसंग आपको ऐसा लगा जो हिंदुस्तान की राजनीति और खासतौर पे अगले 5 साल की राजनीति समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से? देखिए सौरभ, पहला तो साफ है कि राहुल गांधी जो है वो एक तरह से आप उनको पसंद करें ना पसंद करें, अब उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। अभी नित्सुला ने कहा कि उनको जो बालक बुद्धि कहा गया या इन्फेंटाइल कहा गया, जो एक तरह से पप्पू जो शब्द बीजेपी का जो सोशल मीडिया सेल उन पर लगाता था, अब आप उनको जो भी कहें ना, जो जनता है, जो पॉलिटिक्स को डे टू डे फॉलो नहीं करती, जो कोई बीजेपी के एको चेंबर में नहीं है या कांग्रेस के, वो अब नहीं मानती है। वो अब राहुल गांधी को सीरियसली लेती है। इस बात से हम, मुझे लगता है, हट नहीं सकते। और उनका भाषण जो था, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं दोहराता है किस तरह से 4 जून के बाद इस देश की राजनीति में वो बदलाव आया है। एक मोमेंटम आ गया है। कई सालों पहले एल.के. अडवाणी ने, मुझे लगता है 1989 में कहा था, द विनर हैज कम सेकेंड। जब बीजेपी उस चुनाव में पहली बार एक राष्ट्रीय लेवल पर अच्छा परफॉर्मेंस किया था तो उन्होंने कहा विनर हैज कम सेकेंड। राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज से लगता है, उनको भी लगता है विनर हैज कम सेकेंड एंड द सेकेंड पर्सन हैज वन। द पार्टी विच हैज कम सेकेंड, आई कांग्रेस हैज वन एंड विनर हैज कम सेकेंड। तो अगर हम राजदीप जी राहुल गांधी के स्पीच के स्पेसिफिक्स पे बात करें, जैसे उन्होंने बार बार शंकर जी का उदाहरण देके कहा कि आप डराना बंद करिए, बोले कि राजनाथ सिंह मुझे मुस्कुराकर नमस्ते कर रहे हैं, गडकरी जी कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी वालों को दबा के रखते हैं। देखिए, और हमने चुनाव के दौरान भी देखा था, अरविंद केजरीवाल का बयान था कि ये योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। देखिए, 3-4 चीजें हैं। एक, राहुल गांधी अपने जो पूरे विपक्ष को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी से डरता नहीं, मैं अब नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं वहां सांसद में बैठा हूं और मैं उनको खुली तरह से उनको टक्कर देना चाहता हूं। मैं तैयार हूं, मैं वो मुद्दे उठाऊंगा, कुछ पर्सनल भी हो सकते हैं, फिर भी मैं उठाने के लिए तैयार हूं। जब वो नॉन बायोलॉजिकल बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को मानते हैं, वो एक तरह से एक पर्सनल बात हुई। उसके साथ साथ आपने कहा जिस तरह से उन्होंने धार्मिक तस्वीरें दिखा दी। राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कई सालों से कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत हिंदुइज्म पर पढ़ रहे हैं। कई उन्होंने उपनिषद पढ़े हैं, कई डिटेल में वो पढ़े हैं। जनता को तो अभी तक लगता है कि जब आप हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म, लेकिन हिंदुइज्म की भी जब बात करते हैं तब आपके सामने जब राजनीति की बात आती है तो भाजपा का चेहरा दिखता है। राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं असली हिंदू हूं और दूसरी तरफ जो भाजपा है या मोदी जी हैं वो हिंदुत्व के सिपाही हैं, वो असली हिंदू नहीं है। अब ये हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है अगर आप कहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी को एक तरह से मौका भी देता है क्वेश्चन करने के लिए कि राहुल गांधी कौन होते हैं इस तरह की बात करने। और आपने देखा भी होगा कि संसद में उसका जवाब दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने एक तय किया है कि मैं ये करूंगा। तो एक, मैं डरता नहीं हूं। 2, हिंदुइज्म जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर भी मैं सवाल उठाऊंगा। 3, मैं जनता के वो मुद्दे उठाऊंगा, खास करके युवा वर्ग के, जो मुझे लगता है जिसकी वजह से मेरी एक पहचान बन रही है। जैसे नीट का मुद्दा लीजिए या अग्निवीर का मुद्दा लीजिए। और इंटरेस्टिंग बात सौरभ, हमारी राजनीति में क्या हो रही है कि 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी जब दिल्ली आए तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो की तरह आए कि मैं ये लट्टियंस एलीट जो हैं, जो बाबा लोग हैं, उनके खिलाफ मैं हूं कामदार, ये सब नामदार है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो की उनकी एक तस्वीर बन गई और राहुल गांधी को नामदार कहा गया। वो एक तरह से एलीट के एक तरह से प्रतीक थे। 10 साल बाद क्या हुआ है? राहुल गांधी ये दिखाना चाहते मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हीरो हूं, मैं वो चीजें उठा रहा हूं
जो शायद सरकार में कोई उठाने के लिए नहीं तैयार है। मैं उठाऊंगा अग्निवीर का मुद्दा, मैं उठाऊंगा नीट का मुद्दा और सरकार को टक्कर दूंगा। आई एम द एंटी एस्टेब्लिशमेंट हीरो। और नरेंद्र मोदी को उन्होंने पिजन होल कर दिया है कि वो एस्टेब्लिशमेंट है, इसीलिए वो मणिपुर का मुद्दा उठाते हैं। इसमें पूरे इस सांसद में राहुल गांधी ने कोशिश की, और अगर आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री का भाषण भी बार बार विपक्ष टोक रही थी तो वो कौन सा मुद्दा उठा रहे थे? मणिपुर, मणिपुर। अब मणिपुर छोटा राज्य है, नेशनल 543 सीट्स में 2 सीट्स है, लेकिन राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको लगता है दिस एन इमोशनल इशू जिसको वो आगे ले जा सकते हैं। और उनका कहना है कि ओम बिरला को उन्होंने कहा था प्लीज दोनों जो मणिपुर के एमपीज हैं उनको 5 मिनट हो 2 मिनट हो लेकिन बोलने दीजिए। पहले दिन देर रात को बिमल ऐकोजाम जो इनर मणिपुर के सांसद है, जो मेतेई समाज से आते हैं, उनको बोलने को दिया। लेकिन दूसरे दिन जब आउटर मणिपुर के जो सांसद है जो नागा समाज से आते हैं उनको बोलने नहीं दिया। तब उन्होंने गौरव गोगोई को कहा दिस इज रॉन्ग, ये जो हो रहा है गलत है। और तब मुझे लगता है उन्होंने तय किया कि अब हम प्रधानमंत्री का जो भाषण है, क्योंकि प्रधानमंत्री उस समय बैठे थे, हम उसे उन्हें बोलने नहीं देंगे। अब इसके कई मायने हैं कि लोग कह रहे हैं ये जो इस तरह से टकराव देना ये राउडीइज्म है, कहां आपकी कोई अनुशासन ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने तय किया आई एम गोइंग टू बी डिफरेंट, आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल्स। कौन होता है ये रूल्स करने वाला? अब उनके पीछे केसी वेणुगोपाल, अलग अलग लोग जो सब अब विपक्ष में आ गए हैं। अखिलेश यादव उनके बगल में बैठे हैं और अखिलेश वॉज फुल्ली विथ हिम। वेरी इंटरेस्टिंगली अखिलेश यादव फुल्ली विथ हिम, कनिमोड़ी ऑफ डीएमके फुल्ली विथ हिम, राहुल गांधी फुल्ली। शरद पवार ने अपने सांसदों को कहा है यू विल नेवर गो इनटू वेल ऑफ हाउस। सो शरद पवार के सांसद वेल ऑफ द हाउस में नहीं जाएंगे। उसके साथ साथ जब तृणमूल का मामला आता है, अभिषेक बैनर्जी तो आते नहीं, ज्यादा संसद में आते नहीं है, तो वो दुविधा में थे जाए या ना जाए। तो हु लेड द प्रोटेस्ट? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और जो 5 जो विपक्ष के सांसद नॉर्थ ईस्ट से हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी ने, सौरभ, मैंने जैसे आपने पूछा किसका भाषण, मुझे लगता है अगर कोई हम इस छोटे से सेशन से एक टेक अवे ले वो ये है कि राहुल गांधी हैज डिसाइडेड आई एम द एंटी एस्टैब्लिशमेंट डिसरप्टर, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले बाय द रूल्स एनीमोर। और दूसरी तरफ अगर मुझे लगे, अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उन्होंने भी अपने भाषण में एक बात तय कर ली है कि अगर आप मुझे टारगेट करोगे तो मैं भी आपको उसी तरह से जवाब दूंगा। आई विल ऑल्सो पर्सनलाइज द कॉन्फ्लिक्ट। जब बालक बुद्धि जब शब्द किया जाता है या बार बार, वो एक तरह से यह दिखाना चाहते हैं यू आर नॉट माई इक्वल, आप मेरे साथ आप मेरे लेवल पर ही नहीं हैं। अब इससे यह भी लगता है जैसे प्रधानमंत्री जी को लगता है कि 240 भले ही आए हैं, निचुला ने भी यह कहा 300 छोड़िए, हम तो 400 की तरफ भी ये जो मेंटली मानसिकता है कि वी आर अ क्लियर मेजॉरिटी। कौन है ये राहुल गांधी? अब उनके भी लोगों को कहा गया, जो मुझे है कि आप भी थोड़ा जोर से, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस हमें ब्लॉक कर रही है तो यू मस्ट ऑल्सो टेक द इनिशिएटिव। और इस पूरे इसमें 2 लोगों का जो रोल है उस पर सवाल है, एक ओम बिरला और जगदीप धनखड़। दीज आर द 2 चेयर्स, बट देयर परफॉर्मेंस इज सो नॉन न्यूट्रल। Their performance of both these 2 chairs have तो एक तरह से I think we are heading, Saurabh, for a permanent conflict now in this लोक सभा। परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक तरफ से मोदी जी ने भी तय किया है कि अगर आप मुझे टारगेट करेंगे तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कटघरे में रखूं। और राहुल गांधी ने तय किया, और क्योंकि उनके पास ज्यादा सांसद है जिसमें कई उनके करीबी भी इस बार चुनकर आए हैं। You see lots of particularly people like केसी वेणुगोपाल जो पिछले लोकसभा में, राज्यसभा में थे, वो अब लोकसभा में है, तो उनके साथ भी लोग हैं इस पूरे उनका जो प्लान है उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। सो माय सेंस इज दैट वी आर हेडिंग फॉर अ कंप्लीट डेडलॉक कॉन्फ्रंटेशन ऑन एवरी इशू। हर मुद्दे पर आप देखेंगे अब संसद में इसी तरह से टकराव होगा जी, एंड दैट इज नॉट गुड न्यूज मुझे लगता है फॉर आवर डेमोक्रेसी। No, that's a good news। संसद में अगर पक्ष टकराव नहीं, there should be debate। डिबेट, ये भी एक डिबेट का फॉर्म है। कम से कम आप इस बात की खुशी मनाइए
कि संसद चल रही है और इस बात की खुशी भी मनाइए कि लगातार पॉइंट ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं। कभी कल्याण बनर्जी खड़े हो रहे हैं, कभी अमित शाह खड़े हो रहे हैं कि फलाने नियम के ढिकाने उपनियम में है। तो मैं तो अपने सब देशवासियों को ये कहूंगा, ये गौरव जी ये संसद की वेबसाइट पे उपलब्ध है। नहीं, संसद की वेबसाइट पे, सर एक सेकंड, संसद की वेबसाइट पर मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे माननीय सांसदों ने जो कुछ भी भाषण दिया, बशर्ते उसका कोई हिस्सा एक्सपंज ना कर दिया गया हो कार्रवाई से, जैसा कि किया गया इस दफा, तो ये पूरे के पूरे भाषण उपलब्ध हैं। आपकी यदि संसदीय मामलों में रुचि है, नहीं है तो होनी ही चाहिए। इनके आप प्रिंट आउट निकालिए, अपने दफ्तरों में डाउनलोड लीजिए घरों में, और बाकायदा पढ़िए कि ये नेता क्या कह रहे हैं और इनको किस बिना पे काउंटर किया जा रहा है। ये अपने नेताओं को जज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपनी समझ बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं। आपने सही कहा। दिस टाइम आई मस्ट कंसीड माय फ्रेंड सौरभ इज राइट। विपक्ष ने अपनी आवाज रखी है और संसद तभी मजबूत होता है जब विपक्ष अपनी आवाज जोर से रख सकता है। मैंने इतना ही कहा कि मुझे लगता है 2 चेयर जो हैं, जगदीप धनखड़ और ओम बिरला, वो नॉन न्यूट्रल है, इसलिए विपक्ष को उतना मौका नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे लगता है ऐसे कई मुझे अच्छा है कि आप कह रहे हैं कि सबके भाषण पढ़िए, क्योंकि बहुत अच्छे भाषण भी हुए। सुधांशु त्रिवेदी का अगर आप सुनते राज्यसभा में भाजपा के, बड़ा अच्छा भाषण था। और कई दोनों तरफ से, बिमल आइकोजाम का जो मणिपुर पे छोटा भाषण ही हो, लेकिन बहुत ही पैशनेट स्पीच उनका था, उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रखे। तो यह आपकी बात सही है, दिस इज अ वेरी डाइवर्स लोकसभा एंड दैट इज अ गुड साइन फॉर। और पहले ही सत्र में हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और नेता सदन खड़े होकर उसमें अपना दखल दे रहे हैं। ये बहुत रेयर सीन होता है। अरसे पहले ऐसा हुआ था जब मुझे ध्यान है कि सोनिया गांधी ने कोई बात कही थी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत नाराजगी में खड़े हुए थे। और वेरी रेयर, मुझे नहीं लगता पिछले 15-20 सालों में तो ऐसा नहीं हुआ। तो इधर जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तब कभी शिवराज सिंह चौहान, कभी राजनाथ सिंह खड़े हो रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज हम देख रहे हैं कि इस एनडीए में, इस भाजपा में राजनाथ सिंह के कद में, वैसे भी उनका शारीरिक रूप से कद अच्छा है, कद में इजाफा हुआ है। बीजेपी इज रिलाइंग मोर ऑन हिम फॉर द मैन्यूवरिंग, फॉर द एलाइज मैनेजमेंट। बहरहाल अब मैं रुक करता हूं राहुल श्रीवास्तव जी का। राहुल जी, इस पूरे संसद के सत्र पे अलग अलग बयानों पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा, और एक क्वेरी है मेरी। नियमों का खूब हवाला दिया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा कहा तो इसका फैक्ट चेक हो सकता है, सदन के पास ये हक है, सब लोग नियम पुस्तिकाएं लहरा रहे हैं। मुझे तो ये बड़ा प्रीतिकर लग रहा है। कोई संरक्षण की मांग कर रहा है, कोई दखल की बात कर रहा है, और जैसा नेता प्रतिपक्ष ने सदन पर जो आसीन है स्पीकर महोदय, उनके लिए भी कहा कि जिस तरह से मैं व्यक्ति राहुल गांधी खत्म हो गया हूं, अब एलओपी राहुल गांधी रह गया हूं, उसी तरह से आप भी व्यक्ति ओम बिरला के लाइक डिसलाइक को खत्म करिए। फिर दोनों के बीच जो वाद विवाद संवाद हुआ कि कितना झुक के प्रणाम किया जाए, नहीं किया जाए, किसके क्या संस्कार हैं, नियमों को लेकर मैं आपका रुख जानना चाहूंगा, क्योंकि इसी बहाने देश का भी जरा मार्गदर्शन कुछ ज्यादा हो रहा है। सौरभ देखिए, ये जो महीना है ना, ये मॉनसून का महीना कहलाता है। और इसकी उत्पत्ति जो है, वो कहते हैं कि अरब ट्रेडर्स जब इंडियन ओशन में होते थे तो हवाओं के पलटने को जो उन्होंने नाम दिया था उस समय पे, वो मॉनसून दिया गया था। क्या है कि इस बार अगर ये सेशन देखा जाए तो आप कहिएगा, समझिएगा कि ये पूरा हवाओं के पलटने का सेशन था। जहां तक रूल की बात कही, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो एक टाइम आया था, जो लोकसभा में एक बार अमित शाह ने खड़े होकर के संरक्षण मांगा ओम बिरला से कि विपक्ष जिस तरह की हरकत कर रहा था, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा ये जो हो रहा है उस पे आपको कठोर कार्यवाही करने की जरूरत है। यानी संरक्षण कौन मांग रहा है, ये 10 साल के बाद पहली बार हुआ होगा जब सत्ता पक्ष में किसी ने संरक्षण मांगा होगा चेयर से, वरना विपक्ष ही त्राहिमाम करता रहता था। ये जो सेशन, जो रूल्स की बात हो रही है, आप कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा सत्यापन की बात हुई, यानी कोलैबोरेशन की। अगर आप कोई फैक्ट पार्लियामेंट के पटल पे रखता है कोई सांसद या कोई मिनिस्टर,
सो द हाउस हैज द राइट टू डिमांड कि आप इसको कोलैबोरेट करिए, जो भी आपने फैक्ट रखा है इसका सत्यापन करिए, प्रूव करिए कि यह है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेड। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार जो लोग सदन के सदस्य नहीं होते हैं, सदन की तरफ से यह कहा जाता है कि उन लोगों के नाम लिया जाए जो कि इस हाउस के मेंबर नहीं है, क्योंकि वो वहां प्रेजेंट नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और पार्लियामेंट में बोला हुआ वाक्य सड़क में बोले हुए वाक्य या रैली में बोले हुए वाक्य से अलग होता है, क्योंकि वो टेबल ऑफिस उसको नोट करता है, नोट करके वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है। डिबेट का आज से अगर आप चाहें तो कोई भी डिबेट में देखेंगे, जो चीज बोल दी गई वहां पे वो दर्ज हो गई, और इसीलिए आपका जो वहीं पे आपके वक्तव्य को काटा भी जाता है, एक्सपंज किया जाता है, क्योंकि वो लगता यह है कि वो आज चल गया। टीवी के युग में थोड़ी चीजें बदल गई। अखबार के टाइम में सौरभ एक समय होता था जब हम हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में हुआ करते थे, तो जो चीज एक्सपंज हो गई वो अगले दिन सुबेरे दिखा नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वो दिन की प्रोसीडिंग में शाम तक हो जाता था कि एक्सपंज हो गई है, छपती नहीं थी। मगर वो एक्सपंज के मायने नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लाइव प्रोसीडिंग में जब चल गया, उसके बाद टेलीविजन चैनल पे चल गया, उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे चल गया, उसके बाद यूट्यूब पे, प्राइवेट अकाउंट्स में, ट्विटर पे, हर जगह चल गया, तो उसका मायने नहीं रहा, वो जनमानस में रहता है। मगर हाँ, आज से 5 साल बाद आप अगर रिसर्च करेंगे, राहुल गांधी की स्पीच का जो हिस्सा एक्सपंज किया गया कि हिंदू हिंसा और तमाम चीजें, वो चीजें आपको पार्लियामेंट्री डिबेट का हिस्सा नहीं मिलेगी। आपका दूसरी जो आपने बात कही वो आपने कही सत्र के बारे में। देखिए, ये जो सत्र है जो है वो छोटा होने के बावजूद भी इसकी मैसेजिंग जो थी वो बहुत बड़ी थी। अगर आप, राजदीप ने जो बात कही कि राहुल गांधी ने जो किया, राहुल गांधी की मैं पहली बार कहूंगा कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बिल्कुल सही थी। द टाइमिंग वाज करेक्ट। क्यों? नरेंद्र मोदी की और बीजेपी को एक चुनाव में सेटबैक हुआ है, उनकी सीटों का नुकसान हुआ है उनको। वो उस नंबर से नहीं आए हैं जिससे वो अपनी एक कहते हैं कि कोई आर्म ट्विस्टिंग की उनको उम्मीद गुंजाइश नहीं थी। तो दिस वाज द मोमेंट, वरना आप देखिए पहले राहुल गांधी क्या करते थे। अगर आप 2019 में देखिए तो राहुल गांधी का पहला कदम था कि उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठ करके कह दिया कि ये जो हार हुई है इसके लिए फला रिस्पॉन्सिबल है। सीनियर्स ऐसे थे पार्टी के जो कि अपने नेक्स्ट ऑफ किन के लिए ज्यादा कीन थे। उसके बाद जुलाई आते आते उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इफ नरेंद्र मोदी वॉज एट हिज वीकेस्ट, सबसे कमजोर क्षण में थे नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के अभी तक में, राहुल गांधी हैज स्ट्रक एट दैट वेरी मोमेंट। आई थिंक ये टाइमिंग जो था कि वो छुट्टी चले जाते थे, जो था वो नहीं हुआ है। तो ही हैज नॉट अलाउड नरेंद्र मोदी टाइम टू रिकवर। अगर ये सत्र हो जाता, बजट सेशन हो जाता, सरकार की पॉकेट्स बहुत गहरी होती हैं, वो कुछ मेजर्स अनाउंस कर देती या कुछ चीजें कर देती, तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी का पीरियड मिलता सरकार को। राहुल गांधी एंड द ऑपोजिशन हैज नॉट allowed that recovery period to Narendra Modi, and that I think is perhaps the standout point. दूसरा जो है, अगर सबसे जरूरी जो है कि अगर आप राहुल गांधी की स्पीच देखें, उसमें शिवजी की फोटो, गुरु नानक, आपके जीसस क्राइस्ट, बुद्ध, और जो बातें उन्होंने धर्म को लेकर के कहीं, उसके बाद अग्निवीर को लेकर के कहा, उसके बाद नीट को लेकर के कहा, ये पूरों को अगर आप टेम्पलेट्स को एक साथ एक पिक्चर में फिल्म जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि एवरीथिंग दैट हैज बेनिफिटेड द बीजेपी, जो बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है, हिंदुत्व, नेशनलिज्म, फौज से रिलेटेड, यूथ, जितने एजेंडे थे बीजेपी के, हर एक पे राहुल गांधी ने चोट की है। एंड ये बड़ा सोची समझी स्ट्रैटेजी है कि अगर आप देखिए कि उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी का भाषण हुआ, उसमें उनके हमले में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स थे। उन्होंने उसमें बोला, अचानक आपने देखा होगा सालों बाद, पहले तो उन्होंने कहा कि अंबेडकर साहब को नेहरू जी ने हराया चुनाव में, उसके बाद अचानक जगजीवन राम आते हैं। कहा गया कि जगजीवन राम जी के साथ कैसा व्यवहार हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा। उसके बाद सीताराम केसरी का जिक्र आता है कि ओबीसी नेताओं को, उसके बाद सीताराम केसरी का जिक्र आता है
और चरण सिंह जी का जिक्र आता है। वो कहीं वो जो टेम्पलेट पे जो बीजेपी के उस पर अटैक हो रहा था उसको रिकवरी की कोशिश थी। आप समझिए कि राहुल गांधी ने हाउस में एजेंडा सेट कर दिया और उसके बाद देयर वाज एन अटेम्प्ट टू रिकवर, और वहीं फिट होता है जो आपने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, नहीं देखा गया कि राहुल गांधी बोल रहे हों और कहीं एक सेंस ऑफ झुंझलाहट से नरेंद्र मोदी 2 बार राहुल गांधी की स्पीच के दौरान उठे। एक मंत्रियों की फौज लिटनी खड़ी की गई रिस्पॉन्ड करने के लिए और हैकल करने के लिए राहुल गांधी को। उसके बाद जो दूसरा एक बड़ा क्लियर जो राजदीप ने कहा कि जो राहुल गांधी का जो लीडरशिप इशू था, दैट रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस नॉट रेडी टू गेट हिज हैंड्स डर्टी, अपने हाथ मैले नहीं करना चाहते थे, वो जो एक उसमें राहुल गांधी का एक जो लिहाज एलिमेंट था वो आपने देखा होगा कि वो लिहाज एलिमेंट बिल्कुल नहीं था। लास्ट टाइम जब उन्होंने को हमने देखा था कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को इतनी इंटेंसिवली एंगेज कर रहे थे, वो तब था जब 2018 में राहुल गांधी अपनी सीट से उठते हैं कि मैं आपको प्यार सिखाऊंगा, और प्यार सिखाऊंगा वो अपनी सीट से उठ करके हाउस पार करके जाते हैं विपक्ष से लेकर के ट्रेजरी बेंच और नरेंद्र मोदी के गले लगते हैं, और नरेंद्र मोदी के गले लगने के आग आकर के वो आंख मारते हैं। उस समय पे 2018 में एग्जैक्टली 6 साल पहले राहुल गांधी प्यार बांट रहे थे। और इस बार का अगर आप भाषण देखें तो एक बात क्लियर है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए अपनी प्यार की दुकान बंद कर दी। दैट वो जो लिहाज का वो था वो बिल्कुल वो द ग्लव्स हैव कम ऑफ। वो लीडरशिप जो रोल जो होता है राहुल गांधी का, जो एक्सपेक्ट हुआ था लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के कारण, वो 99 सीट का भले ही नंबर आए हो 500 में से, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि लीक्ड वीडियो जो आए कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वो उकसा रहे हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कि आप सामने वेल में आइए, और वो एक तरह से उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे प्रोटेस्ट को हाउस के अंदर, जो कि चेयर को भी बुरी लग रही है और बीजेपी भी बुरी लग रही है। लेकिन उसका इंपैक्ट देखिए सौरभ, इंपैक्ट हैज नॉट बीन नेगेटिव। अगर राहुल गांधी की एक छवि बन रही है ऑफ एन एग्रेसिव नेता जो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, इस लीक फुटेज ने उसमें इजाफा किया है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या आम आदमी से बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इजाफा हुआ। जबकि इंटरेस्टिंग ये चीज थी कि जब मोदी जी बोल रहे थे प्रधानमंत्री, तो बेयरली 4 या 5 बार राहुल गांधी का बड़ा ब्रीफ सा एक शॉट आया था, जिसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जिसके अंदर वो बूइंग करते खुद दिख रहे थे। उसके अलावा अखिलेश यादव को थोड़ी बार दिखाया गया, थोड़े से विपक्ष के नेता दिखे, वेल की तरफ बिल्कुल नहीं दिखाया गया। तो एक तरफ तो नेताओं को ना दिखाने की कोशिश हुई लोकसभा कैमरास के द्वारा, लेकिन दूसरे एलिमेंट पे आप देखिए कि क्या हुआ कि वो लीक्ड वीडियो ने वो जो राहुल गांधी का एग्रेशन फैक्टर था उसको उजागर कर दिया, और वो जनमानस में एक नया राहुल गांधी के लिए टेम्पलेट बना है दैट ही इज डिलीवरिंग ऑन अटैकिंग नरेंद्र मोदी एंड टेकिंग ऑन नरेंद्र मोदी। इसका एक फायदा यह हुआ है कि राहुल गांधी जो है, आप देखिए कि विपक्ष के किसी भी नेता से ही इज लुकिंग टॉलर, एंड दैट टॉलर एलिमेंट is definitely good news for बीजेपी, राहुल गांधी एंड कांग्रेस, बिकॉज अभी तक अगर आप 10 साल में देखें तो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस बाकियों में एक रेस चलती थी कि प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी कौन है। तृणमूल कांग्रेस कई बार बहुत सारे मामलों पे कांग्रेस से पहले इनिशिएटिव लेकर के विपक्ष में विरोध में उतर आती। इनफैक्ट लैंड एक्विजिशन बिल अगर देखें तो क्लासिक केस था कि सबसे पहला विरोध था वो ममता बनर्जी की तरफ से आया था। इस बार में राहुल गांधी की लीडरशिप और कांग्रेस की जो एक प्राइमेसी है विपक्ष के खेमे में, वो भी एक अच्छी बेहतर हुई है। कांग्रेस सीम्स टू बी रिटर्निंग एज द फल्क्रम। जो आपने बात कही कि राजदीप ने कि अखिलेश यादव भी साथ दिखे, उसमें आपको कड़ी मुड़ी भी साथ में दिखाई दी, वो कोई एक सेंस ऑफ संशय नहीं रहा कि हु वाज लीडिंग द ऑपोजिशन इनसाइड द हाउस। अगर आप बहुत सारी स्पीचेस देखें, एक छोटा सा पॉइंट और है जी, इवेंचुअली इस छोटे सत्र में जो राजदीप ने कहा, बैटल हैज नैरोड टोटली नैरो हो गई है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की, जिसमें मैं ये कहूंगा कि
विपक्ष के पास है, राहुल गांधी के पास कोई ऐसा वज्र नहीं दिखा जिससे वो दधीची की हड्डियों से बना और इंद्र के हाथ में आया और उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन एक नयापन था, एक नैरेटिव में एक न्यूनेस थी, चाहे अग्रेसिव था। जबकि आप देखिए बीजेपी का जो काउंटर नैरेटिव था, ज्यादातर एलिमेंट की हिंदुओं को हिंसक मत ठहराइए, ये पहले 1000 करोड़ में थे, कहीं ना कहीं पुरानी बोतल नई बोतल में पुरानी वाइन भरने वाला था, जो कि उनको 303 से 240 सीटों पे ले आया। ठीक है, दो बिंदु हैं जिन पर दर्शकों को ध्यान देना चाहिए। पहला, जिसका राहुल श्रीवास्तव जी ने जिक्र किया, कि बीजेपी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में लगातार वही बातें आई, इमरजेंसी का जिक्र आया। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि ये जो वोटरों की एक नई पीढ़ी आई है, उसके लिए इमरजेंसी की उतनी रिकॉल वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो 77 के बाद के लोग हैं उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। तो बीजेपी 25 जून के बहाने 49 साल पूरे हो गए, 50वां शुरू हो गया, उसको लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही। इसके अलावा वंशवाद, परजीवी, ये जो तमाम मुद्दे उठाए गए, उसके उलट जो सड़क के मुद्दे हैं, जैसे अग्निवीर का मुद्दा है, नीट का मुद्दा है, भर्तियों का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, सोशल मीडिया में या लोगों की बातचीत में उसका ज़्यादा रेजोनेंस दिखा। एक ये बात है जो अलग से रेखांकित की जानी चाहिए। और दूसरा, दर्शकों को ध्यान होगा, यूपीए का जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था तो वो संख्या बल के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, ज़्यादा मजबूत था पहले के मुकाबले। वो लेफ्ट दलों पर आश्रित नहीं थे। कांग्रेस ने एक अरसे के बाद 200 का नंबर पार किया था, लेकिन 2009 में जनादेश हासिल करने के कुछ ही महीनों बाद से लगातार उनके लिए राजनीतिक विपत्तियों का दौर शुरू हो गया था। कुछ एक राजनीतिक टिप्पणीकारों का यह भी कहना है कि एनडीए का ये जो तीसरा कार्यकाल है, इसकी शुरुआत से ही उनके लिए राजनीतिक विघ्न शुरू हो गए हैं, चाहे वो परीक्षाओं को कैंसिल करना हो, पेपर का लीक होना हो, ट्रेनों का टकराना हो, या इस तरह के और भी मुद्दे हों, जिसकी वजह से इस सत्र में विपक्ष को पहले ही सत्र में हमलावर होने का और एक टोन सेट करने का मौका मिला। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बीजेपी अपने दम पर मैजिक फिगर पार नहीं कर पाई। वो निर्भर है अपने एलाइज पर। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एलाई हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की क्या तैयारियां हैं? हाल में उनसे मुलाकात की राजदीप सरदेसाई ने, बताइए साहब। देखिए, पहली बात तो देखिए, जमाना, मैंने ये पहले भी कहा लल्लन टॉप पर नेता नगरी पर, जमाना कैसे बदल गया है। अगस्त के महीने में बताया था। हाँ, पिछले साल में कोई नहीं था उनके घर पे। अब चक्कर आज पूरी तादाद में लोग वहां भरे हुए थे। क्या है? एवरीथिंग इज तैयारी ये है। ये बताइए सर, सवाल चंद्रबाबू सर सवाल जी, क्या चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच सीधा सेतु संवाद है, या बीच में एक दो मीडिएटर हैं? क्योंकि हर दफा ये मुमकिन नहीं कि दोनों आपस में सीधे बात करें। हाउ डज इट वर्क? जो कल बात हुई है, मैंने जो सुना है, उनके जो पीएमओ के अधिकारी और कुछ आंध्र गवर्नमेंट के अधिकारी भी थे, लेकिन बातें जो दोनों के बीच में हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि एक मैं कहूंगा दो सीनियर पॉलिटिशियंस जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने कई सालों तक राजनीति में अपना दबदबा रखा है, वो एक रिस्पेक्ट, मुझे लगता है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। नरेंद्र मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू, इनफैक्ट चंद्रबाबू नायडू उनसे सीनियर हैं। वो आप राजनीति में मुख्यमंत्री बने थे 96 में, मोदी जी 2001 में बने थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी का, सौरभ, एकमेव एजेंडा है जो उन्होंने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश को मुझे रीबिल्ड करना है। अगले 5 सालों में मुझे आंध्र प्रदेश को रीबिल्ड करना है, तो उसके लिए क्या? फाइनेंसेस। तो जो ट्रांजैक्शनल पॉलिटिशियन एक चंद्रबाबू नायडू है, वो देख रहे हैं मुझे इस समय क्या फायदा मिलेगा मोदी जी से। मुझे यह फायदा मिलेगा क्योंकि सरकार मुझ पर निर्भर है, मैं उनके पास जा सकता हूं और उनसे मांग सकता हूं कि आप मुझे पूरी तरह से केंद्र की मदद चाहिए आंध्रा को रीबिल्ड करने के लिए। उन्होंने मुझसे कहा मुझे स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, जो पहली बार 2014 और 19 की उनकी मांग रहा करती थी, जिस पर वो 2018 में छोड़ भी गए थे। वो कह रहे नहीं, मुझे अब स्पेशल स्टेटस नहीं चाहिए, बट आई वांट एज मच ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट अमरावती के लिए, पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए, अन्य मुद्दों पर के लिए। उनको मुझे लगता है सौरभ, उन्होंने अब तय किया है कि मुझे अगले 2-3 साल कम से कम आंध्रा में रीबिल्ड करना है। एक तरह से अपने बेटे नारा लोकेश को भी सेट करना है, ताकि मैं तेलुगु देशम जो 5 साल से विपक्ष में रहा है उसे मजबूत करे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने उनको एक सवाल पूछा, कुछ और पत्रकार भी थे, कि चंद्रबाबू नायडू जी ये बताइए
कि मोदी जी से तो 2014 में भी आप उनके सहयोगी थे, उस मोदी जी और आज के मोदी जी में आप क्या फर्क देखते हैं? और मैंने फिर कहा कि आप मुझे बताइए, आप वाजपेयी जी के साथ भी थे और आज आप मोदी जी के साथ हैं, तो वाजपेयी जी और मोदी जी के बीच में क्या डिफरेंस है? तो वो हंसने लगे, राजदीप यू आर वेरी मिस्चिफस, यू आर वेरी मिस्चिफस, तुम बदले नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं बदला, आप क्या बदले हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भी नहीं बदला हूं, मैं भी चाहता हूं कि आई वॉन्ट दिस कंट्री टू ग्रो, आई वॉन्ट आंध्रा टू ग्रो, आई वॉन्ट आंध्रा टू बी नंबर 1। देखिए चंद्रबाबू नायडू इज सेइंग, इंटरेस्टिंग, ही सेड एक जमाने में लोग कहते थे थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। ही सेइंग दुनिया अब ऐसी बदल गई है उनके हिसाब से कि वी मस्ट थिंक ग्लोबल एंड एक्ट ग्लोबल। सो ही इज टॉकिंग, आई वांट टू पिच आंध्रा अक्रॉस द वर्ल्ड, मैं डेवॉस जाऊंगा, आई वांट टू ब्रिंग द बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज टू आंध्र प्रदेश। तो वो एक अलग लेवल पर चले गए हैं। वो आज मैंने उनको पूछा कि आप डिप्टी स्पीकर चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ी बात चल रही है कि शायद सहयोगी को डिप्टी स्पीकर दिया। इसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कोई डिप्टी स्पीकर की जरूरत नहीं। मैंने ये पूछा कि आपके मंत्री जो हैं, आपको कोई बड़ा मंत्रालय तो नहीं मिला? मुझे लगता है उनके एक मंत्री सिविल एविएशन के हैं और दूसरे मंत्रियों को किसी को एक बड़ा पद नहीं मिला। वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स इज द रिचेस्ट एमपी, बॉस, रिचेस्ट एमपी इन पार्लियामेंट। वो आई मेट हिम टुडे, चंद्रशेखर, आप जानते हैं उन्होंने कैसा अपना बिजनेस बना दिया? वो डॉक्टर थे, यूएस चले गए। यूएस में अगर भारतीय स्टूडेंट यूएस जाकर डॉक्टरी करना चाहे तो उनको एक एग्जाम वहां करनी पड़ती है, यूएसएमएलई, एक पास एग्जाम। उस एग्जाम के लिए उन्होंने एक सेंटर बनाया, जिस तरह से इंडिया में आकाश ट्यूटोरियल होता है लोगों को एमबीबीएस करने, तो उन्होंने वहां यूएसएमएलई का बनाया। और वो इतना बड़ा बना है कि इट्स अ सेवरल बिलियन डॉलर कंपनी, एंड उनको मंत्री बनाया गया है, फर्स्ट टाइम एमपी। तो चंद्रबाबू नायडू जो है सौरभ, ही इज नॉट लुकिंग एट द मोमेंट टू प्ले दिल्ली दरबार की पॉलिटिक्स। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के साथ, जैसे आपने कहा, पूछा, डायरेक्ट संपर्क हो। मोदी जी को यह पता चले कि आई एम सीरियस अबाउट द बिजनेस एस्पेक्ट, आई एम नॉट ट्रबलिंग योर गवर्नमेंट। उन्होंने यह भी कहा कि वो शुरू कर रहे हैं अगले हफ्ते समथिंग यूनिक, स्किल सेंसस। वो कह रहे हैं आप लोग दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं इस देश में एक स्किल सेंसस हो, हर व्यक्ति के स्किल्स क्या है उसको, उस पर एक पूरा एक डिटेल्ड में एक सर्वे हो और उसके बाद उस दिशा में जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू कहीं विपक्ष के साथ जा सकते हैं, या अगर महाराष्ट्र में चुनाव सरकार के विरोध हो तो नायडू जी जा सकते हैं, मुझे नहीं लगता नायडू जी कहीं जा रहे हैं। ही हैज सीन एन अपॉर्चुनिटी, डेयर आई से, पॉलिटिकल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राजनीति की भी अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस की भी, कि और उसको किस तरह से मैं मैक्सिमम फायदा उठा सकूं। दैट इज द डायरेक्शन सौरभ इन विच चंद्रबाबू नायडू एट द मोमेंट इज गोइंग। ये भी सवाल है कि क्या वो जगन मोहन रेड्डी को अरेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मैं व्हाइट पेपर ला रहा हूं कि जिस तरह से फाइनेंसिस का दुरुपयोग हुआ है, चार्जशीट भी हो सकती है। तो वो एक अलग लेवल पर गए हैं। तो मोदी जी यहां दिल्ली में, चंद्रबाबू नायडू वहां आंध्र में। मुझे नहीं लगता ये जो सहयोगी दल है वो कहीं इस समय मोदी जी की सरकार को कमजोर करने। लास्ट पॉइंट तो ठीक है, आपके प्रोड्यूसर का बीपी बढ़ रहा है जी। जैसे मैं निकल रहा था, क्योंकि मुझे मेरे शो में जाना है, जैसे मैं निकल रहा था उनके घर से, तो मैंने पूछा सर व्हाट अबाउट योर ओल्ड फ्रेंड सीताराम येचुरी, आप मिलते हैं कि नहीं उनसे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू एक जमाने में लेफ्ट के बड़े करीब हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा हाँ, पर्सनल रिलेशनशिप्स आर स्टिल देयर, बट पॉलिटिकली राजदीप जी आई एम इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को आप ये समझिए कि ये कोई ऐसे नेता है जो इस समय मोदी जी को कमजोर करने जा रहे हैं। वो तो मोदी जी का फायदा उठाना चाहते हैं ताकि आंध्र प्रदेश को फायदा हो। थैंक यू सो मच राजदीप सरदेसाई जी। अब रुक कर रहा हूं आदेश रावल का। आदेश, कुल जमा बात ये तो समझ में आ गई कि अब राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो रहे हैं। राहुल गांधी ने चैलेंज किया है बीजेपी को कि हम आपको गुजरात में हराकर दिखाएंगे, और ये चैलेंज वो कर पा रहे हैं क्योंकि गुजरात में तो खैर एक ही सीट जीते वो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी उम्मीद से बहुत नीचे रह गई। उत्तर प्रदेश और गुजरात और कुछ एक और राज्यों को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति नजर आ रही है? नेता नगरी हम शूट कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले मैं जमघट के सिलसिले में दीपेंद्र हुड्डा से मिला,
वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे पता चला कि हरियाणा को लेकर ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के खेमे में इन राज्यों को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेके ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है और झारखंड को लेके मीटिंग हुई है, क्योंकि ये तीनों स्टेट के चुनाव अभी 3 महीने बाद है। और यूपी और गुजरात को लेके एक स्पेशल तैयारी हो रही है, और वो तैयारी ये है कि राहुल गांधी और उनकी टीम का पूरा फोकस इन 2 राज्यों के ऊपर है। पहला, उनको लगता है कि जिस तरीके से अभी जो वोट पड़ा है, खासतौर पर संविधान के मुद्दे पे जो मायावती का वोट बैंक था, दलित वोट बैंक खासतौर पर, वो शिफ्ट हो गया है। और कांग्रेस पार्टी को ये भी लगता है कि जो अखिलेश यादव को दलित वोट मिला है, ओबीसी वोट मिला है, वो मुद्दे कांग्रेस पार्टी के थे, राहुल गांधी के थे, चाहे वो जाति जनगणना की बात थी और चाहे वो संविधान के मुद्दे की बात थी। तो उसका फायदा यानी कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस पार्टी के मुद्दों के कारण वो वोट ट्रांसफर अखिलेश यादव को हुआ। और ओबीसी का भी एक बड़ा सेटबैक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुआ है। तो उनको आज आपने देखा सुबह सुबह 7 बजे राहुल गांधी हाथरस पहुंच गए थे, 5 बजे यहां से निकले। तो वो भी ये जो जितने लोगों की वहां पे हादसे में मतलब मौत हुई है, और वो जो बाबा है वो भी एक खास कम्युनिटी से संबंध रखते हैं। तो इसके अलावा गुजरात को लेके कल राहुल गांधी गुजरात जा रहे हैं। 2017 में जिस तरीके से अशोक गहलोत, राहुल गांधी, राजेश यादव अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी और बहुत क्लोज जाके हार गए थे। आपको पता है आज में और 2017 में एक सिमिलैरिटी है। जिस तरीके से राहुल गांधी भगवान शिव जी की मूर्ति लेके वीडियो बना रहे हैं, पार्लियामेंट में दिखा रहे हैं, गुरु नानक देव साहब को दिखा रहे हैं, वो ये सब चीजें उन्होंने 2017 में गुजरात चुनाव में भी की थी। हर मंदिर जाते थे, नवरात्रों में जहां जहां कार्यक्रम होते थे नवरात्रों के, उनमें पार्टिसिपेट करते थे। तो पूरा धार्मिक रूप अपना लिया था और शायद रुद्राक्ष भी उन्होंने पहना था। तो एक टीम का, और जो इनके रणनीतिकार हैं जिन्होंने ये तय किया कि अब आपको एलओपी बनना है, उनका पूरा फोकस इस वक्त इन 2 राज्यों के ऊपर है, जो गुजरात और उत्तर प्रदेश। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसमें काफी डेवलपमेंट्स होंगी, जिसकी शुरुआत कल से राहुल गांधी खुद गुजरात जाके करने वाले हैं। और जो राहुल गांधी ने संसद में कहा, बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि इस बार आप गुजरात भी खाने वाले हैं, उसके पीछे की वजह यही है कि इन्होंने पहले ही वहां की तैयारी शुरू कर दी थी। जी आदेश, दूसरा हमने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर तो खूब बात की, और भी कई सांसद हैं जिनकी स्पीचेस ने सुर्खियां बनाई। मसलन महुआ मोइत्रा कहती हैं मैंने पिछले साल अपनी सांसदी घर और यूट्रस खोया, इसको लेके हमलावर हैं। बोले आप चीर हरण की उन्होंने उपमा का इस्तेमाल किया। उसके अलावा ये भी कहा कि आप मंदिर की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बात को लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर निशाना साधा कि 14 से 16% मुस्लिम हैं, सिर्फ 4% चुन के आए हैं। ओबीसी की बात होती, बाकी सब की बात होती, हमारे रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं होती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्योंकि विपक्ष में भी कई विपक्ष हैं, ऐसा नहीं है कि सब हंकी डोरी है, सब दुरुस्त हो गया है। चंद्रशेखर रावण का जो नगीना से सांसद हैं, उनका भाषण भी अलग से रेखांकित किया गया, बहुत काबिल गौर था। राज्यसभा में हमेशा की तरह मनोज झा का भाषण। तो ये इस चीज को लेके अभी किस तरह की कवायद दिख रही है कि सबको साथ लेके चला जाए? राहुल गांधी ने ये कह तो दिया कि मैं पूरे विपक्ष का और इसके एक मेंबर का को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, पर कोऑर्डिनेशन के लेवल पे वो रिप्रेजेंटेशन कहां है? क्योंकि अभी इनको कई चीजें आयरन आउट करनी होंगी। हरियाणा में ये आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, दिल्ली में क्या रणनीति होगी इनकी, जहां जहां असेंबली इलेक्शंस होंगे किस तरह से चीजें होंगी, उसको लेके क्या रुख नजर आता है? सबसे पहले तो राहुल गांधी कैसे अपना रिश्ता डेवलप कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोगों के साथ में, इसके मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण है कि हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है, अखिलेश यादव का जन्मदिन था, तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके बधाई दी और कहा कि जन्मदिन की मुबारक भाई, यानी आखिर में भाई लिखा। ऐसा राहुल गांधी कभी नहीं करते थे। उससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी का बर्थडे था, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और ये कहा कि जन्मदिन मुबारक भाई, आप कौन सी मछली खाओगे? उनकी मुझे वैरायटी नहीं पता है। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ मैं ये वाली मछली खाऊंगा। तीसरा उदाहरण देता हूं आपको कि जब स्पीकर का चुनाव हुआ, जब केसी वेणुगोपाल सरकार के लोगों से मिलने गए और राजनाथ सिंह ने फोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, खड़गे साहब ने कहा कि हमारी मांग ये है कि हमें डिप्टी स्पीकर दे दीजिए, हम चुनाव नहीं कराएंगे।
तो टीएमसी ने यह कहा कि हम स्पीकर के चुनाव में इनके साथ नहीं है, इंडिया अलायंस के, हम इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि उस दिन शाम को खड़गे साहब के घर पे इंडिया अलायंस की मीटिंग रखी गई थी। तो उस वक्त सांसद जो हैं वो शपथ ले रहे थे, राहुल गांधी फ्रंट रो में बैठे हुए थे, वेणुगोपाल ने अभिषेक बनर्जी को बुलाया और वहां लगभग 15-20 मिनट उनकी बातचीत हुई। और उस मीटिंग के बाद संदीप बंदोपाध्याय जो नेता है टीएमसी के, वो बाहर गए। उन्होंने कहा कि हम आज शाम को होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे, और उसके बाद टीएमसी के नेता उस बैठक में शामिल हुए और स्पीकर के चुनाव में वो साथ दिखाई दिए। तो ये 3 चीजें मैंने आपको उदाहरण इसलिए दिए हैं कि राहुल गांधी अपने जितने भी समकक्ष नेता हैं, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कानिमोझी, सुप्रिया सुले, इन सबको मतलब एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि मेरे साथ इन सबकी अच्छे संबंध रहे, अच्छी दोस्ती। मुझे एक तस्वीर याद आती है सौरभ जी की, खान मार्केट की तस्वीर थी वो, मुझे किसी ने दिखाई थी, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बैठ के लंच कर रहे थे। तो जब भी ऐसी कोई मौका मिलता है तो राहुल गांधी उसको और क्लोज करने की कोशिश करते हैं, और अब जो वो एलओपी बने हैं तो वो एक पर्सनल टच देने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि अलायंस का क्या होगा आम आदमी पार्टी का, मुझे ऐसा लगता है कि ये अलायंस जो है लोकसभा चुनाव तक था, हरियाणा और दिल्ली में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, ये ऐसा मुझे अभी तक की जानकारी है। लेकिन जहां तक एलओपी बनने की बात थी ना, उसमें भी मैं आपको ये कहूंगा कि इन सब लोगों ने फीडबैक लिया पहले कि क्या सोचते हैं हमारे अलाइज, अखिलेश यादव क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव क्या सोचते हैं, डीएमके का क्या कहना है। लेकिन जब सरकार बन रही थी उस वक्त मुझे बताया गया कि जिस दिन सरकार बन रही थी, नहीं माफ कीजिएगा, जिस दिन 4 जून को नतीजे आए थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 बड़े नेता दक्षिण भारत के चंद्रबाबू नायडू के टच में थे, और वो ये देख रहे थे कि कैसे इंडिया अलायंस 240-245 टच कर जाए। तो उन्होंने उस दिन 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी चंद्रबाबू नायडू ने, और वो वहीं से घोषणा कर देते कि हाँ ठीक है, मेरा जो समर्थन है वो इंडिया अलायंस को है। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि 234 पे ये लोग रुक गए और स्थितियां बिल्कुल बदल गई। आखिर तक शाम 5 बजे तक इस बात का इंतजार किया गया, और वो दोनों नेता, एक मुख्यमंत्री भी हैं, वो दोनों में थे कि बड़े बड़े क्लोज संबंध है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने भी उस मुख्यमंत्री की मदद की थी इन चुनावों में। तो एलओपी बनने के पीछे एक बड़ी साफ सुथरी रणनीति है राहुल गांधी की, कि पिछले 20 साल की आपके राजनीतिक सफर में आप 2007 में कांग्रेस पार्टी के फ्रंटल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के इंचार्ज रहे, आप 2012-13 में कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने, आप 2017 में पार्टी के प्रेसिडेंट बने, आपने 19 में इस्तीफा दे दिया, आप नहीं किसी भी आप सरकारी पद पे नहीं रहे। इसलिए राहुल गांधी ने इस पद को स्वीकार किया, और उनको ये लगने लगा है, देखिए 240 जो नंबर आया, जो कांग्रेस पार्टी ने 99 नंबर लेके आई, उससे इनको ये लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। इसका सबसे बड़ी वजह यह है, और स्ट्रैटेजिस्ट जो है राहुल गांधी के, वो डे 1 से बात बोल रहे थे कि राहुल गांधी एलओपी बनेंगे, और आखिरकार वैसा ही हुआ। थैंक यू आदेश। राहुल श्रीवास्तव जी, ये मेरा नेता नगरी का आपसे दूसरा और आखिरी सवाल है इस सत्र का। बीजेपी के खेमे में, और बीजेपी से भी ज़्यादा सरकार के खेमे में, क्या इस दफ़ा उतनी आक्रामकता और उतनी तैयारी नहीं दिख रही है, और दे आर टेकिंग देयर ओन स्वीट टाइम? सौरभ देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं, जैसे कि इस बार नंबर्स डिमिनिश थे, और सरकार जो है वो शुरू में, सेशन की शुरुआत में थोड़ी सी एकोमोडेटिव मूड में लगी, और ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं लोकसभा में, जब विपक्ष की तरफ से डिमांड आई, बात हो रही थी कितने घंटे की बहस होगी अभिभाषण पे, राष्ट्रपति के उस पे, तो पहले 16 घंटा फिक्स किया गया था। विपक्ष के राहुल गांधी की तरफ से डिमांड आई कि इट शुड बी एक्सपेंडेड, थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो उसकी तरफ उस समय पे सरकार और चेयर दोनों की तरफ से एक डिस्प्ले ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हुआ था, और उसको एकोमोडेट किया गया था। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उस समय पे अचानक ओम बिरला जी ने तमतमा के एक बहुत जोर से कमेंट किया था गुस्से से
कि जिस तरह से आपने शुरू में बोला गया था वो सारी की गई, आप लोगों को समय दिया गया, वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट था जहां ये लग रहा है कि शुरू में सरकार ने और चेयर ने अपनी तरफ से एक सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, एकोमोडेट किया विपक्ष को, और उसके बाद एक सेंस ऑफ लेट डाउन हुआ। उनको लगा जैसे कि दे हैव बीन चीटेड, कि पहले तो विपक्ष ने अपनी मर्जी की करवा लिया। ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। देखिए, पिछले कुछ सालों में ये बैकफुट पे विपक्ष हुआ करता था। इस तरह से सरकार अपना चाहती थी कि काम निकलवा ले, कि लेजिस्लेशन पास करवा ले, लेकिन लेजिस्लेशन पास होने के बाद बहुत ज्यादा विपक्ष की डिमांड्स को माना नहीं जाता था। तो ये एक एलिमेंट हुआ। दूसरा, मैं जो पहले कह रहा था कि एक स्ट्रेंज चीज दिख रही है कि अभी बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है एंड द बीजेपी थिंक टैंक जो है, जो सोचता है, वहां पे एक जो वैक्यूम दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी टू डील विद दिस सिचुएशन। आज के जो बदले हुए हालात हैं उसको किस तरह से डील किया जाए, उसके लिए कोई बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है। और ये पार्टी पिछले 10 सालों से एक इंजन की तरह चल रही है जिसमें 2 बड़े डिब्बे हैं जो कि पार्टी को आगे खींचते हैं। तो जो पीछे के डब्बे हैं, कैरेजेस, उनको आदत नहीं है बहुत ज्यादा कि वो अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेकर के एक स्ट्रैटेजाइज तरीके से, मैं कहूंगा कि इस समय पे बहुत अरुण जेटली जैसे नेताओं की कमी दिख रही है। क्योंकि अगर आप देखिए तो मीडिया नैरेटिव और पार्लियामेंट्री नैरेटिव, पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी, विपक्ष को थोड़ा पटा के रखना, ये बहुत सारी चीजों में लग रहा है जैसे मुश्किल है। और इसीलिए मैं एक टर्म यूज करूंगा कि इट सीम्स टू बी ए मोमेंट व्हेन पीपल हु आर गुड व्हेन द गोइंग इज गुड, वो थोड़े मुश्किल में दिखते हैं। और बीजेपी को डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक रीस्ट्रैटेजाइजिंग की जरूरत पड़ रही है। हालांकि मैंने कुछ नेताओं से जब सदन में बात करी कि आप लोगों ने उतना ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाया, जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे उस समय पे आप उतना ज्यादा चीखे चिल्लाए नहीं, तो उनका कहना था कि देखिए साहब, इससे एक चीज तो सिद्ध हो गई कि हम उतने एग्रेसिव नहीं थे, हाउस का डिसरप्शन नहीं कर रहे थे, इट वॉज द ऑपोजिशन जो कि डिसरप्टिव था। लेकिन अगर आपको ये नैरेटिव बिल्ड करना था तो विपक्ष जो वेल में प्रोटेस्ट कर रहा था उनको एक बार तो दिखा दिया गया होता, वो तो एक बार भी दिखाया नहीं गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि सौरभ, ये बदले हुए हालात हैं। 60-70 सीटें क्या कर सकती है सौरभ पॉलिटिक्स में, कि आप देखिए कि पूरी जो टोन है वो चेंज हो गई। अगर आप विपक्ष का पूरा पहले दिन से देखिए, जिस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज लेकर के आए, वो बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि वो लाल डायरी जो है, मैंने अभी सीताराम येचुरी जी का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोली। एक तो वो लाल डायरी उन्होंने कहां से प्रोक्योर करी, उन्होंने बताया कि वो उनको कुछ साल पहले किसी ने बताया था कि ये छोटी है, ले जाने में आसानी होती है। दूसरा, उन्होंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि मैंने कहा कि उनसे पूछा कि आपने नीतीश कुमार जी को क्यों नहीं कन्वीनर बना दिया कि वो वापस पलट करके चले गए। तो कहते साहब, हमको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्वीनर बना दिया जाए, उसके बाद पूरा इंडिया अलायंस लेकर के एनडीए चले जाए। बहरहाल, आई थिंक गवर्नमेंट में जो सर्टेनिटी नहीं है उसका कारण ये भी है कि ये सरकार जो है एलाइज के साथ आई है सौरभ। एलाइज के साथ भी इक्वेशंस अभी सेटल हो रही हैं, नए मंत्री हैं, नए नेता हैं। आप ये सोचिए कि एक टाइम पे क्या होता था कि जब पार्लियामेंट में कोई सिचुएशन आई तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाज द फाइनल फ्रंटियर, वाज द लास्ट वेयर द बक यूज्ड टू स्टॉप। फोन किया, उन्होंने बताया कि ये होगा, वो हो जाता था। अभी आपको चंद्रबाबू नायडू से भी परामर्श करना पड़ता है, फ्लोर लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। आपको दैट डिस्कंफर्ट या कंफर्ट लेवल जो होता है ज्यादा, कि कैसे अलायंस करके आप चल पाए, वो होगा। इसके अलावा सौरभ, एक स्पीच का बहुत इंटरेस्टिंग जो हिस्सा आपने टच किया था, वो जो नरेंद्र मोदी ने कोशिश करी कहने की कि किस तरह से कांग्रेस एलाइज पे डिपेंडेंट है और एलायंस को जहां लड़ी है वहां एलायंस के कारण खाई है। वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी का, क्योंकि अगर अच्छे बैटल ग्राउंड जो कांग्रेस के लिए रहे हैं वो केरल रहा है, जहां पे केरल ज्यादातर अपने बलबूते पे लड़ा करती है, और उसके अलावा तेलंगाना में।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी मैं कहूंगा कि इस टाइम पे कोई बहुत कोहेसिव नहीं दिख रही है। वन विल हैव टू वेट एंड सी कि बजट में क्या होता है, मगर दिस सेशन डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि ये 10 सालों बाद पहली बार है जहां विपक्ष पूरी तरह से नैरेटिव सेट करने में सक्षम रहा। राहुल श्रीवास्तव जी, आप सभी मेहमानों ने संसद सत्र के बारे में दिलचस्प बातें कही। दर्शकों से मेरा एक आग्रह है, लल्लन टॉप ने संसद का जब सत्र चल रहा था तब रोजाना उस सत्र की जो चुनिंदा बातें थी उन्हें अपने कार्यक्रम संसद में आज में प्रस्तुत किया। हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रोड्यूसर हैं गौरव ताम्रकार जी, वो ये सुनिश्चित करेंगे कि नेता नगरी की डिस्क्रिप्शन में वो पूरी प्लेलिस्ट हो, ताकि जो मैं आपसे यहाँ जोर देकर कह रहा हूँ उसका वीडियो स्वरूप भी आपको नजर आए। आप जरूर देखिएगा। आप सभी मेहमानों ने अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ, जहां बात होगी झारखंड की। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी झारखंड की, जहां 4 जुलाई को एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने शपथ ली। पर क्या सब कुछ इतना आसान था? कौन था जिसे 40 से 45 मिनट तक मान मनव्वल करनी पड़ी? चंपई सोरेन की नाराजगी का क्या हेमंत की पत्नी कल्पना का नाम भी चला था? बसंत सोरेन की तरफ से क्या स्वर उभरे थे? कोल्हान इलाके की राजनीति का अब क्या होगा? कांग्रेस और आरजेडी का क्या दबाव था? आदि इत्यादि। और सबसे अहम सवाल ये कि हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर हैं। अगर कल को फिर से तलब किए गए तो वो अरविंद केजरीवाल की राह पकड़ेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे, या अपनी ही स्थापित की हुई नज़ीर का पालना करेंगे? इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड से 2 पत्रकार। पहले पत्रकार हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार के झारखंड का ब्यूरो संभालने वाले अभिषेक अंगद। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका नेता नगरी में। नमस्कार। भैया थोड़ा उनको अनम्यूट करिए, जरा दोनों ही को अनम्यूट कर दीजिए गुरु। हमारे दूसरे मेहमान हैं स्वतंत्र पत्रकार आनंद दत्ता जी। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। स्वागत, धन्यवाद सर। प्रणाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि गुलाम अहमद मीर की अभिषेक क्या भूमिका थी? ये कांग्रेस के नेता हैं, झारखंड के प्रभारी हैं, और कई लोगों ने कहा कि ये नेतृत्व परिवर्तन से बहुत सहमत नहीं थे। अभिषेक जी, देखिए, गुलाम अहमद मीर यहाँ आकर तो वही करते हैं जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उनको सलाह देते हैं, राजेश ठाकुर जी। और राजेश ठाकुर जी से जो हमारी बात होती है ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, ये प्रॉब्लम थी कि सत्ता अगर परिवर्तन होता है तो क्या सत्ता परिवर्तन के बाद क्या हेमंत सोरेन के ऊपर में कोई चार्जेस या एलिगेशन फिर से लगती हैं तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस एज अ इसमें फैक्टर में, ये जो इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग हुई थी वो कांग्रेस के 2 एमएलए थे, एक एमएलए थी और एक नॉमिनेटेड मेंबर थे, जिन्होंने जब वो बात करने लगे और बोलने लगे तो जिससे चंपई सोरेन थोड़ा चिढ़ सा गए थे। फिर एक कांग्रेस के सीनियर एमएलए थे जो कि फिर जाके उन्होंने मोर्चा को संभाला है वहां पे। तो गुलाम अहमद मीर का मतलब से ज्यादा वहां पे जो सीनियर कांग्रेस के जो लीडर हैं उन्होंने मोर्चा संभाला अंदर में, और चंपई सोरेन जी से वो बात की है वहां पे, और बात करने के बाद वो थोड़ा उनको प्लेसेट कर पाए, थोड़ा उनको कन्विंस कर पाए कि क्यों आपको सत्ता बहुत ही स्मूथली ट्रांसफर कर देनी चाहिए। जी, दर्शक इस बात का ख्याल रखें कि 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में क्यों कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रूलिंग इंडिया अलायंस के लिए, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आए थे तब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 16, और ये दोनों साथ में आते हैं तब बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से क्रॉस हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस की सम्मति महत्वपूर्ण थी। इस तरह की खबरें चल रही हैं। ये अभिषेक और आनंद आप दोनों के लिए सवाल है कि चंपई सोरेन इस फैसले से खुश नहीं है। कई लोगों को इसमें आश्चर्य भी लग रहा है, क्योंकि ये तो गिवन बात थी कि जनादेश हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मिला, मुख्यमंत्री वो थे, और ये एक स्टॉप गैग अरेंजमेंट था। आनंद सर, चंपई सोरेन खुश तो नहीं थे, लेकिन इस्तीफे से 2 दिन पहले की बातचीत है, जब वो सीएम हाउस से, मतलब ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग से जब वो निकल रहे थे सचिवालय से, तब कांग्रेस के प्रभारी भी उनसे मिलने गए थे।
उस वक्त जो दोनों की बातचीत हुई तो चंपई सोरेन ने पूछा राजेश ठाकुर जी से कि बॉस आपका नेतृत्व मेरे बारे में क्या सोचता है, इस तरह की जो बातचीत मेरे सामने अभी आई है वो कितना सही है, क्या 3 महीना रुका नहीं जा सकता था, आपका नेतृत्व क्या सोचता है। तो राजेश ठाकुर उस वक्त तो निरुत्तर थे, उन्होंने कहा कि जो आलाकमान हमें आदेश करता हम तो वही यहाँ कर रहे हैं। दूसरी बातचीत जब गुलाम अहमद मीर की अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो जिस दिन विधायक दल की बैठक थी हेमंत सोरेन के आवास पर, बैठक के खत्म होने के बाद वहां खाना पीना शुरू हुआ, तो जो कई सारे मंत्री जो एक टेबल पर बैठे हुए थे वो लगातार गुलाम अहमद मीर को बुला रहे थे कि आप आइए भोजन में हमारे साथ शामिल होइए, लेकिन वो फोन या वीडियो कॉल के मतलब बहाने या उसकी वजह से वो उस खाने में काफी देर तक शामिल नहीं हुए। बाद में फिर वो अकेले खाना खाए और फिर वहां से निकले। तो ये बात तो मतलब इस पूरे सिचुएशन से ये समझा जा सकता है कि गुलाम अहमद मीर ये बहुत ज्यादा खुश तो नहीं थे इस हेमंत सोरेन के इस निर्णय से, लेकिन कांग्रेस के पास हेमंत के किसी भी डिसीजन को एक्सेप्ट करने के अलावा इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि उनके डिसीजन को एक्सेप्ट ना करे। जी देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि 2 पहलू है इस चीज का कि क्यों नाखुश थे चंपई सोरेन जी, और जब नाखुश थे तो क्या उसको स्मूथली ट्रांसफर करने के लिए फिर अभी की जो प्रेजेंट सीएम है उन्होंने क्या किया। तो पहला जो इशू है यहाँ पे कि क्यों नाखुश थे, तो सबसे पहले क्या हुआ कि अचानक से 1500 टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना था उनका, और वो सेरेमनी होना था रांची में जुलाई 3 को, और वो जो अपॉइंटमेंट लेटर्स देना था वो देना था चंपई सोरेन जी को जो उस समय के सीएम थे उस समय। तो अचानक से वो कैंसिल हो जाता है, तो जो करीबी हैं हेमंत सोरेन जी के वो उसको कैंसिल करा देते हैं और वो फोन करके बोलते हैं कि अब कैंसिल हो गया है। तो जो और एक दो और गवर्नमेंट के फंक्शंस कैंसिल हुए, तो ये जो कैंसिलेशन हुआ ये फ्रॉम द टॉप यानी हेमंत सोरेन जी की तरफ से नहीं गया, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह वहां पे जाकर के नहीं प्रेजेंट किया गया, ऐसा उनके कैंप का कहना है। तो जिसकी वजह से उनको बहुत ही आउटकास्ट फील होने लगा। अब जब वो अंदर बैठे रहे तो इसी बात की व्याख्या करते हुए वो सबके सामने में बोलने लगे कि बताओ, बिना हमको बताया भी नहीं, कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया। उनके आंखों में आंसू थे और वो बोलने और वो कुछ शब्द कुछ ऐसे थे कि क्या हम किसी के जूठन हैं या कुछ फेंके हुए हैं क्या हम। तो इस पे काफी गहमा गहमी हो गई अंदर में। एक एमएलए उठ करके ये बोली कि लेकिन दादा मैंडेट तो मिला था हेमंत सोरेन जी के नाम पे, तो ये अच्छा रहेगा कि सत्ता परिवर्तन बहुत ही स्मूथली हो जाए। और एक और डोमिनेटेड मेंबर हैं, उन्होंने भी यही बोला। तो इस चीज से भी वो बहुत चिढ़े हुए थे कि जो फर्स्ट टाइम एमएलएज हैं और ये हैं, ये आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो फिर एक सीनियर नेता को उन्होंने साइड में ले जाए गया फिर 45 मिनट फिर वो बैठे वहां पे, और उनका मेन इशू यही था कि जिस तरह से पावर ट्रांसफर हो रहा था उसमें हेमंत सोरेन जी के कैंप की तरफ से या हेमंत सोरेन जी की तरफ से कुछ बहुत स्मूथली उसको या उनको डायरेक्ट कॉन्फिडेंस में लेकर के नहीं किया गया। लेकिन उसका दूसरा पहलू अब ये है कि हेमंत सोरेन जी के कैंप की तरफ से वो लोग गए हैं वहां पे, 2 बार हेमंत सोरेन 1-to-1 बात किए हैं और वो बात करके बोले हैं कि अगर कोई इशू है तो हमें बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। लेकिन अब एक सीनियर नेता का कहना यह है कि अब सीएम की कुर्सी अचानक से छिन गई तो अब प्रॉब्लम तो होगी। तो यही प्रॉब्लम थी जी। प्रॉब्लम से पहले 2 बड़े बदलाव हैं। एक तो दर्शकों को ध्यान होगा 31 जनवरी जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था ईडी की पूरी कार्रवाई के दौरान, और उसके बाद दूसरा 4 जून जब झारखंड में कुल 14 सीटों के लिए संसदीय नतीजे आए थे। पिछली दफा एनडीए ने 12 और इंडिया अलायंस जो तब यूपीए कहलाता था उसने 2 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनके हिस्से में 5 सीटें आई, 3 झारखंड मुक्ति मोर्चा और 2 कांग्रेस, जबकि भाजपा 8 सीटें जीत पाई और 1 उसके सहयोगी को मिली। तो ये एक बदली हुई परिस्थिति है जिसमें बीजेपी को लग रहा है कि अब वो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में है, हेमंत सोरेन की 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठा सकते हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को लग रहा है कि वो फिर से सरकार बना सकते हैं, सहानुभूति की लहर पे जा सकते हैं। इन सब पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं जरा कोल्हान इलाके की पॉलिटिक्स समझना चाहता हूं आप दोनों से, जहां का इनको टाइगर बताया जाता है चंपई सोरेन को। वहीं की ये जो सरायकेला की सीट है, वहां से चुनाव लड़े।
90 के दशक में इनका करियर शुरू हुआ। सिर्फ एक बार 2000 के दशक में ये हारे। 2013 में अर्जुन मुंडा की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, फिर हेमंत सोरेन की सरकार में। कोलान इलाके में क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा परंपरागत रूप से मजबूत रहा है? चंपई सोरेन को किनारे किए जाने का कुछ दिनों तक पावर कॉरिडोर्स में विस्परिंग वाला असर रहेगा या उससे ज्यादा भी कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? कोल्हान में 14 सीट्स हैं और इस बार पिछले इलेक्शन में जेएमएम का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था वहां पे। तो देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे कि 2019 की जब 2024 अभी जो जनरल इलेक्शंस हुई, तो जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो चाईबासा के अंदर आता है और इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो जेएमएम की जो कैंडिडेट थी वो इनको बहुत ज्यादा वोट्स नहीं दिलवा पाए थे अपने लीडरशिप से। तो ये अगर समझ लेना कि एक मास लीडर हैं तो वो एक वो समझना बेवकूफी होगी। दूसरा, जेएमएम ने बहुत ही स्मार्टली क्या किया था, जब चंपई सोरेन जी बन रहे थे तो उन्होंने दीपक बिरुवा को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया था, जो भी उसी एरिया से जो आते हैं, जो कि एमएलए हैं चाईबासा से। और प्लस जोभा मांझी जो कि कोल्हान एरिया से ही एमएलए थी, वहां से अब एमपी बन चुकी हैं। तो इन्होंने काफी ट्रस्ट दिया है कि वहां के लोगों को ये करना। बट हाँ, ये है कि जो ऑपोजिशन बीजेपी जो है इसको काफी प्रोमिनेंसी में लेकर के आ रही है कि कोल्हान का एरिया है, चंपई दादा को 2 महीना और रहने देते तो क्या चले आता। डायनास्ट हैं पॉलिटिशियंस यहाँ पे, वंस अ डायनास्ट ऑलवेज अ डायनास्ट, ये कह रहे हैं सारे लोग। तो अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन कोई भी नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव बनाने में तो दोनों बहुत माहिर हैं। जी आनंद, मैं इसमें 2-3 पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। पहला ये कि चंपई सोरेन का इम्पैक्ट कितना होगा, तो वो तो अपनी सीट पर बढ़त नहीं दिलवा पाए, तो उनकी जगह पर एक दूसरा नेता जो उनसे ज्यादा मेहनत या परफॉर्म करके दिखाया वो थे दीपक बिरुवा। पहली बातचीत। दूसरी बातचीत, जो अभी के इस्तीफे के बाद जो चंपई को सिंपैथी मिल रहा है और जो सिंपैथी अभी तक हेमंत के पास था, वो सिंपैथी थोड़ा शिफ्ट होकर चंपई के पास गया। तो चंपई सोरेन इसका इस्तेमाल बीजेपी को कितना करने देंगे, ये इस पे डिपेंड करता है कि बीजेपी उस सिंपैथी का कितना फायदा उठा सकती है। पहली बात, जिसकी की संभावना बहुत कम है। दूसरी बातचीत की अब इस प्रकरण के बाद बीजेपी मुद्दे की तलाश में थी। वो मतलब हालात ये था बीजेपी के अंदर कभी ये कि जो विधानसभा वाइज वो छोटे छोटे यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको बुला के पूछ रहे हैं उस इलाके के प्रमुख मुद्दे क्या है, क्या आप हमें सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो वो इस लेवल पे जाके मुद्दे की तलाश कर रहे हैं। तो बैठे बिठाए उनको एक मुद्दा मिला, तो लेकिन ये जो मुद्दा उनको मिला ये तब काम आएगा जब चंपई सोरेन खुद इस मुद्दे को हावी होने देंगे, जिसकी की संभावना कम है। संभावना इसलिए कम है कि जेएमएम का कोई भी नेता जेएमएम के बिना सिंबल के कुछ भी नहीं है, चाहे वो चंपई सोरेन हो चाहे कोई और जो भी थोड़े जो 4-5 एमएलए या एमपी जो इस पूरे प्रकरण का विरोध कर रहे थे, मतलब कि अभी 2 महीना रुक जाना चाहिए, 3 महीना रुक जाने में कोई बुराई नहीं थी। हेमंत को पति पत्नी मिलकर चुनाव प्रचार में लग जाना चाहिए था, चंपई को कमान संभालने देना चाहिए था, ऐसा कहने वाले 4-5 एमएलए और 1-2 एमपी भी हैं। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं बोल पाएंगे या कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर इनके हाथ से सिंबल छिन गया तो ये फिर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। ऐसा पहले भी देखा गया है। जी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या एक बार फिर से कल्पना सोरेन के सर से ताज सरक गया है? जब हेमंत जेल गए थे तब कहा गया कि वो चाहते थे उनकी पत्नी बने, नहीं बन पाए, तब पार्टी में अंदर खाने परिवार की तरफ से ही ज़्यादा विरोध हो गया। और कई लोगों ने कहा कि इस बार भी चंपई सोरेन ने इस्तीफे की शर्त ये रखी कि वो हेमंत को सत्ता सौंपेंगे, कल्पना को नहीं, जबकि अब कल्पना गांडे इलाके से विधानसभा का उपचुनाव जीतकर विधायक भी बन गई हैं। कितनी सत्यता है? क्या इस नाम पर विचार हुआ पार्टी में अंदर खाने? अभिषेक, पार्टी में विचार हुआ, बट पार्टी में कोई 1 या 2 ही लोग थे जो इस आइडिया को पूरा सपोर्ट कर रहे थे। और ये कभी नहीं बोला गया कि कल्पना जी जो है वो लीड करेंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो काफी आ रहा था, पहले भी आ रहा था जब वो जनरल इलेक्शन में पूरा कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो लोबिन हेमरेम जो है वो रेबल हो गए, चमरा लिंडा है वो रेबल हो गए इधर से। तो अगर कोई ग्लू अगर है पूरे इसमें पार्टी में तो ये हेमंत सोरेन जी को भी पता है कि ये हेमंत सोरेन अभी ही ये ग्लू अभी वही है।
एज ए पॉलिटिकल कैंडिडेट वो उनका अभी वो मेच्योरिटी आना भी बाकी है कल्पना सोरेन जी का। तो विद इन द मास लीडर्स में अभी वो पकड़ नहीं है उनकी अभी उस तरह से, तो लोग अभी उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हेमंत सोरेन जब बाहर हैं तब क्या उनको वो बनाया जाए। तो ऐसा चला, लेकिन लोगों ने उसको नकार दिया था इस पूरे आइडिया को। जी, अगला प्रश्न मेरा यह है कि कुछ ही महीनों में राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या आपको लगता है अहम मुद्दे रहने वाले 3-4 मुद्दे? आनंद सर, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, एक चीज मुद्दे पे आने से पहले मैं जोड़ना चाहूंगा कि जेएमएम ने एक बनी बनाई खीर में फिलहाल केरोसिन तेल डाल दिया है। जो हेमंत सोरेन बाहर रह के जितना इस खीर का मजा ले सकते थे, वो अब उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने खीर में केरोसिन तेल डाल दिया है। अब अगले 3 महीने में उस तेल का प्रभाव कितना कम कर पाते हैं, इस पे सारी पॉलिटिक्स और चुनाव डिपेंड करता है। अब आते हैं कि मुद्दा क्या रहेगा। तो जेएमएम की तरफ से मुद्दा ये रहेगा कि वो उन्होंने सरना धर्म कोड बिल पास किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं होने दिया, पहली बातचीत। दूसरा, वो ये करने जाएंगे कि उनको जबरदस्ती ये जमीन घोटाले मामले में फंसाया गया, वो इस सिंपैथी के साथ सबसे ज्यादा जाएंगे। बीजेपी के एंड से ये रहेगा कि रोजगार देने के मसले पर यह सरकार बहुत बुरी तरीके से फेल रही है। और तीसरा, ये संथाल इलाके में जो आदिवासियों का धर्मांतरण सबसे ज्यादा जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण हो रहा है, या बांग्लादेशी घुसपैठ आकर वहां स्थानीय महिलाओं से शादी करके वहां पॉलिटिकल सिस्टम में भी घुस जा रहे हैं। तो बीजेपी के पास फिलहाल यही 2 मुद्दा है जिसको लेकर वो आगे बढ़ेगी। जेएमएम के पास एक और मुद्दा है जिसको अभी हाल ही में एक डिसीजन चंपई सोरेन सरकार ने लिया था कि राज्य में 25 से 50 साल की लड़कियों महिलाओं को वो 1500 रुपया समथिंग वो भत्ता महीना देने जा रहे हैं। तो ये एक हमको लगता है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा पूरे चुनावी कैंपेन के ऊपर। ओके, अभिषेक, क्या रहेंगे मुद्दे? इसमें कुछ और ऐड करना चाहें आप? पहली तो बात ये है कि जो 28 सीट जो ट्राइबल जो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट हैं, वहां पे जिसकी पकड़ ज्यादा रहेगी इलेक्शन उसी के अराउंड जाएगा। तो अभी अगर कल इलेक्शन हो जाए तो अभी ऐसा माहौल है कि हेमंत सोरेन जी के फेवर में वो लोगों का रुझान है उधर, क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। एक तो नैरेटिव ये है जो जेएमएम थोड़ा सक्सेसफुल रही है ये बनाने में कि बीजेपी के कौन लीड कर रहे हैं। बीजेपी में लीड कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी। वो नेता हैं जो पहले बीजेपी में थे लेकिन बीच में बीजेपी में नहीं थे, और बीच में उन्होंने नरेंद्र मोदी को और उनके लीडरशिप को बहुत क्रिटिसाइज भी किया है, और फिर वहां से वो शिफ्ट किए हैं बीजेपी में। तो ये जो दल बदल वाला जो ये एंगल है, अगर आप देखिएगा झारखंड में अभी, तो जो गीता कोड़ा तब जीती 2019 में, वो अपना इलेक्शन चाईबासा का जीत गई थी कांग्रेस की टिकट से, जब मोदी वेव बहुत ही डोमिनेंट था। अभी जब वो वेव की बात करें तो जब वो बहुत ही डोमिनेंट नहीं था हर जगह पे, फिर भी गीता कोड़ा बीजेपी ज्वाइन किया, फिर भी वो हार गई। तो ट्राइबल कम्युनिटी, यहाँ के लोग, बहुत बेसिक चीज है, वो जहां पे दल बदल बहुत ज्यादा देखते हैं तो वो पसंद नहीं करते हैं। तो एक प्रॉब्लम जो जेएमएम हाईलाइट करेगी बीजेपी के अगेंस्ट में वो ये है। दूसरा है कि बीजेपी पहले भी ये कहती रही है और हमेशा वो बोलती रहेगी कि ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे नेताओं ने ये भी बोला था हमें कि 2019 अभी के इलेक्शंस में जो ट्राइबल सीट सारे हार गए, उसका एक नतीजा, एक कारण ये भी था कि ग्रासरूट लेवल पे वो परकुलेट नहीं कर पाए कि करप्शन का इशू क्या है जो हेमंत सोरेन जी के अगेंस्ट है। तो अब देखिए, हेमंत सोरेन जी ने अभी एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके बोला। उस वीडियो मैसेज में उन्होंने रिकॉर्ड किया और उनका वर्ड्स ये था कि हमें कोर्ट ने पाक साफ बरी कर दिया। तो अब हो सकता है कि बीजेपी इसको बोले कि ही इज नॉट बीन एक्यूटेड, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अभी सिर्फ उनको बेल मिला है। जो कल शिवराज सिंह चौहान भी बोल रहे थे यहाँ जब आए थे और वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो भी यही चीज पे एम्फेसिस कर रहे थे कि उनको बेल मिला है। तो जेएमएम का जो इशू है वो बाबूलाल मरांडी के अंदर ऊपर अराउंड रहेगा, और बाबूलाल मरांडी जी का इशू जो रहेगा, बीजेपी का जो इशू रहेगा वो सोरेन फैमिली के इशू के अराउंड रहेगा, चंपई सोरेन जी के अराउंड भी रहेगा, क्योंकि अब एडिशनल एक पॉइंट मिल गया है। लेकिन जेएमएम अगर पॉलिसी वाइज देखें तो जेएमएम ने बहुत अच्छा एक जो पेंशन को यूनिवर्सलाइज किया है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पहले क्या होता था, सेंटर एक फिक्स 200-250 रुपया देती थी 3-4 तरह के पेंशन में, और स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ ऐड करना चाहे तो कहा, लेकिन उसमें भी एक कोटा होता था। अभी क्या हो गया है कि लेट्स से 60 की उम्र से अगर कोई भी ऊपर है, यानी 50, अब तो 50 साल उनको घटा कर दिया है, 50 की साल से कोई भी ऊपर है तो उनको 1000 रुपए का पेंशन मिलेगा। तो ये जब हम कभी भी गांव जाते हैं और गांव में जाकर पूछते हैं लोगों से, तो ये चेंज आया है 2019 से लेकर 2024 में, और ये इसको बार बार वो एज ए पॉलिसी हेमंत सोरेन जाकर के मासेस में बोलते हैं कि तुमको पहले नहीं मिलता था, अब तुमको मिलता है, और यही सब काम करने को रोकने के लिए हमको जेल में डाल दिया। तो एक सॉर्ट ऑफ नैरेटिव तैयार करना अपने काम के अराउंड, लेकिन पॉलिसी वाइज ये उनका सबसे बड़ा अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन रहा है जिस पर कि वो हमेशा बैंक ऑन कर सकते हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल, क्या बीजेपी में नेतृत्व की रेस अब सेटल हो गई है और बाबूलाल मरांडी ही सीएम फेस होंगे, या ये चुनाव तक की बात है और चुनाव के बाद अगर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को सत्ता हासिल होती है तो कोई सरप्राइज फेस भी हो सकता है? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो ये सब बातें आ रही थी कि जो रघुवर दास हैं वो भी ट्राई कर रहे थे कि झारखंड के पॉलिटिक्स में, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, क्योंकि उनका भी बहुत अनसेरेमोनियसली उनको यहाँ से बनाया तो गवर्नर था उनको, लेकिन ही वांटेड टू शो कि हम केपेबल हैं लीड करने के लिए यहाँ फिर से, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरा, जब लोकसभा इलेक्शंस में जब हार हुई ट्राइबल सीट्स में, जबकि अगर देखिएगा तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे जो स्कीम्स की इनॉग्रेशन किए हैं वो खूंटी में आके किए हैं, पीवीटीजीस के लेकर के आए हैं, और इनफैक्ट बिरसा मुंडा जी के गांव उलिहातू भी जाकर के वहां पे विजिट करके आए हैं वहां पे। बट उसके बावजूद खूंटी हार जाना, जो एक केंद्र के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा वो भी हार गए अपना सीट, और सारे ट्राइबल सीट्स हार जाना, तो वो एक बहुत बड़ा एक इशू है जो रहेगा। और वो जो अभी के एग्जिस्टिंग लीडर है, एक फैक्शन है जो वो ये बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी कहीं ना कहीं इस चीज को ठीक से कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं, इवन बीइंग ए लीडर ऑफ द आदिवासीज। तो अब पता नहीं, अब हो सकता है कि अब दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पे अब नॉन ट्राइबल एक्सपेरिमेंट टू हेल्म द स्टेट अब वो नहीं चलेगा। अभी तो ट्राइबल आदिवासी नेता को ही आपको लाना पड़ेगा, नहीं तो आपके 28 सीट्स बहुत ही फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे, चाहे जो भी पार्टी ये करती है। तो बाबूलाल के अराउंड ही अभी मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स रहेगी, लेकिन क्या वो सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे ये तो बीजेपी बहुत ही लास्ट मोमेंट में बताएंगी। बट अभी के लिए तो जो लीडरशिप है बीजेपी के उन्हीं के अंडर है। आनंद, बाबूलाल के अराउंड पॉलिटिक्स रहेगी ये वो, लेकिन केवल दिखावे भर का होगा, क्योंकि बीजेपी की जो पिछले 3 लगातार बैठकें हुई है, जो जिसमें शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए, उसमें ये बात साफ, मतलब ये मीडिया के बाहर के मीडिया में नहीं आई ये बातचीत, जिसमें ये साफ कहा गया कि भाई 28 सीट को छोड़ते हैं, 28 सीट पे हम केवल लड़ाई लड़ेंगे, हम कायदे से नहीं लड़ेंगे, बाद बाकी बचे 53 सीट पर हम लड़ाई लड़ेंगे और 45 सीट पर फोकस करेंगे, 45 जीतकर हम सरकार बनाएंगे। ऐसे में अब वो सीट एससी और ओबीसी वाले सीट हैं, अदर कास्ट वाले सीट हैं। इसमें पार्टी के जो अभी नेता प्रतिपक्ष है अमर कुमार बावरी, अंदर ही अंदर उनको सबसे ज्यादा काम दिया गया है, सबसे ज्यादा उनके जिम्मे जो विधानसभा चुनाव का काम सौंपा गया है। तो अगर चौंकाने वाला डिसीजन आता भी है तो उसमें सबसे प्रमुख चेहरा भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी होंगे, और वो काफी एक्टिव भी हो गए पिछले 10 दिनों में, खासकर जो उनकी जो एक्टिविटी है, लोगों से मिलना और किन लोगों से मिल रहा है, वो डिसाइड भी कर रहे हैं कि क्या होना है। बाबूलाल के बयान भी जो लिमिटेड आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे सबसे ज्यादा, क्योंकि हेमंत शर्मा ने साफ कहा कि मैं या शिवराज सिंह चौहान यहाँ आया हूं आपको देखने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको हम चुनाव जितवाने के लिए हम नहीं आ रहे हैं, तो करना आप ही को होगा। और जो रात्रि प्रवास का काम आप कर रहे हैं जिलों में जाकर, वो छोड़ के आप गांव में जाके और बूथ स्तर पे जाके सोइए। तो ये काम और कैसे होगा, कौन कहाँ जाएगा, ये अभी अमर बावरी की निगरानी में शुरू हो चुका है। शुक्रिया अभिषेक और आनंद, झारखंड के तमाम पेचीदा राजनीतिक मसलों पर इतनी जानकारी देखने के लिए। नेता नगरी में आपने विस्तार से संसद की गतिविधियों के बारे में सुना। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।